हेलो डियर फ्रेंड्स, ई तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं संतोष कुमार गौतम और आज की क्लास हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के ऊपर है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में आज का जो लेसन है वो कौटिल्य के ऊपर हमने कवर किया है और कौटिल्य के बारे में यहाँ पर उनके जीवन परिचय और उनकी थ्योरीज़ के बारे में और उन थ्योरीज़ का रिलेवेंस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसा होगा, इसको हम यहाँ पर जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो कौटिल्य के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि नेट और जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारतीय प्रशासनिक इतिहास में कौटिल्य का नाम एक बहुत बड़ा नाम जाना जाता है। ये बहुत बड़े चिंतक के रूप में देखे गए हैं, जो कि बहुत प्रसिद्धि हासिल की हुई उन्होंने। प्राचीन भारतीय प्रशासन के साथ कौटिल्य का नाम एक पर्यायवाची के रूप में जुड़ा हुआ है और कौटिल्य का दूसरा नाम आप जानते भी हैं, चाणक्य कहा गया है उनको। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की थी वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की एकमात्र ऐसी बुक थी जहाँ पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित व्याख्या करने को देखने को मिल जाती है आपको एक साथ में। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राजशास्त्र की कला का विस्तार से उल्लेख किया है। उसमें राजशास्त्र यानी प्रशासन कैसे चलना चाहिए, राज्य व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में जो है उन्होंने एनालिसिस करके वर्णन किया हुआ है। ये लगभग 2300 वर्ष पूर्व के विचार हैं जो आज भी काफ़ी हद तक प्रासंगिक माने जाते हैं और यही कारण है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें लोक प्रशासन से जुड़े हुए भी कुछ अध्यायों को शामिल किया गया है। जैसे अध्याय नंबर 1, 2, 5, 6 लगभग 4 से 5 अध्याय हैं जो शामिल किए गए हैं लोक प्रशासन में। तो इस वजह से ये ज़्यादा रिलेवेंस हो जाता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि इसमें आप यूजीसी नेट और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सिलेबस में कौटिल्य को पढ़ा जाता है भारतीय प्रशासनिक के तौर पे। कौटिल्य कौन थे, इसके बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ यह भी कुछ निश्चित समय नहीं दिया गया है इसकी। लेकिन अर्थशास्त्र की जब रचना की गई तो कुछ ऐसे जो मत दिए गए उनका विद्वानों में आपस में मतभेद था, लेकिन कौटिल्य जो क्लियर कट बात निकल के आया उसमें कौटिल्य ब्राह्मण जाति के थे, ये कुछ पता चला। उनका जन्म 3री से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना गया और इसके साथ ही इनके जन्म स्थान को लेकर के बड़ा मतभेद रहा। उसमें कुछ लोग तक्षशिला मानते हैं और कुछ लोग मगध भी मानते हैं। इतना अवश्य कहा गया है कि कौटिल्य की शिक्षा जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लगभग 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। अब उनमें सब में इन 16 महाजनपदों का जो अगर वर्णन देखेंगे तो उसकी विवेचना बौद्ध धर्म के आगंतुक निकाय में की गई है और इन 16 महाजनपदों में एक जनपद था मगध, जो उस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। और इसी मगध जनपद के जो राजा थे वो आपके नंद वंश के राजा थे, जिनको आप जो है महापद्म नंद के नाम से जानते हैं, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। और एक बार की बात है कि चाणक्य जो है किसी बात को लेकर के ये महापद्म नंद के दरबार में पहुंचते हैं और उनके द्वारा कौटिल्य का एक घोर जो है अपमान किया जाता है, जिसके चलते कौटिल्य ने नंद वंश के नाश करने की प्रतिज्ञा वहीं ले ली होती है। और तब वह कूटनीति का प्रयोग करके जो है बहुत विशाल सेना को अपनी एक छोटी सेना से जो है भिड़वा करके पूरे नंद वंश का नाश करवा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठाते हैं। इसमें रोमिला थापर जी ने कहा भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में नंद के पश्चात राज सिंहासन पर बैठे और उस समय वह लगभग 25 वर्ष का युवक मात्र था। यानी 25 वर्ष के युवक के पास इतनी निपुणता नहीं होती है। फाइनली पीछे उसके एक दिमाग काम कर रहा था जो कि कौटिल्य का था। वो संरक्षण के रूप में पीछे खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए चंद्रगुप्त को विजय दिलवाई और गद्दी पे आसीन करवाया। तो कूटनीति वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आई। कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन बैठते हैं। कौटिल्य की मृत्यु की कोई भी ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त नहीं है, उसका कोई प्रमाण भी नहीं है।
इन्हें एक भारत का दूसरा मैकियावेली कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण रचना थी इनकी वो अर्थशास्त्र थी, जो संभवतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। इनकी जो ओरिजिनल पांडुलिपि थी वो 1904 में डॉक्टर आर राम शास्त्री को प्राप्त हुई, जो मैसूर के थे। और डॉक्टर राम शास्त्री ने 1909 में इसका प्रकाशन कराया। 1915 में इसका और कई अन्य भाषाओं में जो है प्रकाशन हुआ, जिसमें से इन सब में एक आर.पी. सिंह कांगले का अर्थशास्त्र, जो कि 3 जिल्दों वाला था, उसका सबसे ज़्यादा कार्य उल्लेखनीय हुआ। इस प्रकाशन को जो है मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा करवाया गया था। इस पूरी बुक में 15 अध्याय यानी 15 अधिकरण यानी पाठ और 150 अध्याय और 6000 लगभग श्लोक इसमें शामिल किए गए हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज के समय भी अध्ययन, अनुशासन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से भिन्न है। जो उस समय का जो है अनुशासन, अर्थशास्त्र और राजशास्त्र बना दिया गया था, वो आज भी पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाया। अगर उसको चाहें अप्लाई करना तो शायद वह असंभव सा दिखाई देगा। अर्थशास्त्र राजशासन कला यानी स्टेट क्राफ्ट पर लिखा गया एक ग्रंथ है, जो कि कौटिल्य जिसके बारे में स्वयं लिखते हैं कि मनुष्य की जीविका तथा भूमि जिस पर वे निर्भर करते हैं, दोनों ही अर्थ होते हैं। अर्थशास्त्र की बात कह रहे हैं कि मनुष्य जीविका और जिस पर वो जीवन करता है यानी भूमि, वह दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र जो है अर्थशास्त्र कहलाता है, जिसमें मनुष्य के रहने वाली भूमि के लाभ तथा उनका अनुपात करने के उपायों का वर्णन किया गया हो। अर्थशास्त्र में मैंने बताया ना 15 लगभग पार्ट हैं, और संबंध प्रत्यक्ष रूप से उसमें लोक प्रशासन से नहीं है, ज़्यादा उसमें शामिल नहीं है लोक प्रशासन के, लेकिन जो 1, 2, 5, 6 ऐसे संबंध हैं जो कि ये अधिकरण आपके लगभग जो है लोक प्रशासन से शामिल हैं। और अर्थशास्त्र का जो है आधे भाग तो जो है विदेशी संबंध और सुरक्षा मामलों पर जो है बात की गई है, उन आधे पार्ट में, लगभग आधे पार्ट में। तो अर्थशास्त्र के जो 15 अधिकरण हैं उनकी कुछ संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई है। जैसे पहला अधिकरण है, उसमें आपका राज्य तथा राजा से संबंधित है। दूसरे में आपका प्रशासन के विभाग, तीसरे और चौथे में जो है न्याय प्रणाली की बात की गई है, और 5वें में आपका शासकीय कर्मचारियों के कर्तव्य दिए गए हैं। 6ठे में राज्य के 7 अंगों की विवेचना की गई है, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। 7वें में षटगुण की विवेचना की गई है। 8वें में राज्य द्वारा विजय, युद्ध और पराजय की बात की गई है। 9वें में सेना राज्य की विपत्तियों की बात की गई है। 10वें में युद्ध नीति और 11वें में युद्ध संबंधी व्यवहार। 12वें और 13वें में राज्य की सुरक्षा की बात की गई है, और 14वें में शत्रु के प्रति व्यवहार और 15वें में सामान्य विवेचना की बात की गई है। और अगर हम अर्थशास्त्र को जो है लोक प्रशासन पर भारत का महान शास्त्रीय ग्रंथ भी कह सकते हैं। अगर हम देखें, एक प्रकार का लोक प्रशासन का बहुत पहले लिखा गया एक महान ग्रंथ के रूप में है, जिसमें हर तरह के अधिकारी पद, सोपान व्यवस्था, नौकरशाही के लाभ, विफलताएं, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, साम्राज्य के भौगोलिक विभाग, क्षेत्रीय प्रशासन, भूमि, राजस्व, करारोपण, इन सारी बातों को समाहित किया गया है। अर्थशास्त्र का अध्ययन मुख्यतः 2 तरीके से किया जा सकता है, जिसमें पहला है कि इसको एक कार्य माना जाए, और उस समय भारत के समाज और राज्य पर प्रकाश डालता है यो कार्य। और दूसरा है इसे एक ऐसी पुस्तक माना जाए जिसमें राज्य और सरकार का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति को लेकर के भी एक बहुत अच्छी संकल्पना दी है, पर ऐसा माना जाता है कि जैसे कि हॉब्स के द्वारा राज्य की समझौतावादी सिद्धांत का जो समर्थन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारी बातें समझौतावादी सिद्धांत से मिलती हैं। जैसे कि ऐसे ही अरस्तु ने राज्य की संकल्पना में 4 मूलभूत तत्व बताए थे, ऐसे ही कौटिल्य के द्वारा इसमें 7 अंगों को शामिल किया गया है। कौटिल्य ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की विवेचना की है, लोगों के कल्याण के स्वरूप।
केंद्रीकृत राज्य का समर्थन किया है, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, और 7 अंग बताए हैं। वो 7 अंग कौन कौन से होते हैं हम यहाँ देखेंगे। राज्य के कौटिल्य के द्वारा बताए गए 7 अंग। सबसे पहले राजा है, फिर दूसरा आमत्य है, फिर प्रादेशिक क्षेत्र है यानी जनपद, दुर्ग है, राजकोष है, सेना है और मित्र है। राजा ज़रूरी होता है, आमत्य यानी मंत्री ज़रूरी होते हैं, जनपद यानी क्षेत्र ज़रूरी होता है, दुर्ग यानी किला, राजकोष यानी ट्रेजरी, सेना यानी इन्फेंट्री और मित्र यानी अलायंस। ये हमारे 7 अंग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी राज्य के होने के लिए। इनको हम एक एक करके थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में जानने का प्रयास करते हैं। राजा यानी स्वामी, किंग, या राजा कौटिल्य के द्वारा बताया गया एक सर्वप्रथम नागरिक है जो कि शीर्ष स्थान पर रहता है। राजा प्रथम नागरिक होता है और सबसे बड़ा मुखिया होता है, प्रथम नागरिक कह सकते हैं आप इसको। राज्य की समस्त शक्तियां राजा में ही निहित होती हैं, और राजा अगर समस्त शक्तियों को रखता है तो फिर राजा होने के लिए कुछ गुणों को भी व्याख्या के रूप में कौटिल्य ने समझाया है कि उसके गुण कैसे होने चाहिए। चूँकि राजा राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, पदाधिकारी होता है, तो अथवा वह गुणवान और चरित्रवान होना चाहिए, यानी गुणों से भरपूर हो और चरित्र का भी बहुत धनी आदमी हो, व्यक्ति हो, और वह शिक्षा से, सद्गुणों का विकास से भरा होना चाहिए। वो राजा, ऐसा राजा होना चाहिए जिसकी शक्तियाँ काफ़ी व्यापक हों। उसकी कुशलतापूर्वक संचालन के लिए राजा में उच्च नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, यानी लीडरशिप की पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप की पावर के साथ साथ वह ऊर्जावान भी होना चाहिए, यानी खूब पावर होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर रात भर भागना पड़ता है। उनकी कठोर दिनचर्या होती है जिसमें लगभग 12-12 घंटे काम करते हैं वो, और इन 12 घंटों को भी 1.5 घंटों के हिसाब से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है कि वो किस घंटे कौन सा काम करेंगे। अगर राजा चाहे तो अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से सेट कर सकता है। परिस्थितियों के अनुरूप राजा अपनी दिनचर्या में परिवर्तन भी कर सकता है, और राजा के नहीं रहने पर उसका उत्तराधिकारी यानी ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनने के नियम की पालन करना चाहिए, यानी ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए, और इस नियम को पालन करने के पक्ष में है कौटिल्य महोदय। दूसरा मुख्य बिंदु है आमत्य का, यानी मिनिस्टर। आमत्य यानी मंत्री दूसरे महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखे जाते हैं। मंत्री आमत्यों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है और नियुक्त योग्यता के आधार पर होती थी, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करते थे। किसी भी जरूरी मुद्दे पर राजा कोई जो सलाह मशवरा होता था, राजा इन्हीं मंत्रियों के माध्यम से करता था, और निर्णय लेने समय आमत्यों की सलाह मशवरा बहुत काम आती थी। इसलिए इन लोगों का शिक्षित और योग्य होना बहुत अति आवश्यक होता था। प्रादेशिक क्षेत्र यानी जनपद यानी टेरिटरी। कौटिल्य के अनुसार जनपद का अर्थ राज्य की प्रादेशिक सीमाओं और उसके भीतर रहने वाले लोगों से था। प्रादेशिक क्षेत्र और प्रादेशिक क्षेत्र विहीन व्यक्ति जनपद नहीं कहला सकते, यानी जहाँ पर क्षेत्र ना हो ऐसे व्यक्ति और वह क्षेत्र दोनों ही जनपद यानी राज्य नहीं कहला सकते। ये आज के अरस्तु के दिए गए मॉडल से भी रिलेवेंस खाता है कि आज में भूभाग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वह क्षेत्र है, भूभाग यानी लैंड एरिया। किसी भी राज्य को पानी पे नहीं बसाया जा सकता, हवा में नहीं बसाया जा सकता, उसके लिए क्षेत्र होना चाहिए, यानी भूभाग होना चाहिए, प्रादेशिक क्षेत्र होना चाहिए। इस प्रकार यदि हम देखें तो आधुनिक राज्य की परिभाषा भी महत्वपूर्ण तत्व क्षेत्र और व्यक्ति कौटिल्य के जनपद की अवधारणा से मेल खाते हैं, यानी क्षेत्र और व्यक्ति, जनपद और जो है जनता, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों मेल खाते हैं आज की संकल्पना के हिसाब से। तीसरा और अगला है फोर्ट यानी दुर्ग किला, सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ। इसको चौथा अंग भी कह सकते हैं। राज्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझे गए, अगर समझे तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। ये 4 दुर्ग हैं। आपके जल से घिरा होगा उसको औदिक दुर्ग कहते हैं, जो पहाड़ों से घिरा होगा उसको पर्वत दुर्ग कहते हैं, जो मैदानों पर बना होगा उसको दुर्ग घनावन बोलते हैं, और जो वनों से घिरा हुआ दुर्ग होता है उसे वन दुर्ग बोलते हैं।
दुर्ग जो है राजा की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, वहीं पर राजा की सुरक्षा संभव हो पाती थी, क्योंकि वह सिक्योर होता है, वो अपने हिसाब से बना होता है, तो सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगला फिर महत्वपूर्ण तत्व है ट्रेजरी यानी कोष। राज्य के 5वें अंग के रूप में कोष को पहचाना जाता है। कौटिल्य ने कोष को बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा है और राजकोष के अत्यधिक महत्व को स्वीकारते भी हैं। चूंकि सभी उद्यम वित्त पर ही निर्भर करते हैं, सर्वाधिक ध्यान राजकोष पर ही दिया जाना चाहिए, वह ऐसे मानते हैं। मनुष्य को धर्म से सुख प्राप्त होता है। राज्य धर्म का मूल्य जो है स्वयं राजधर्म का जो है राज जो है धर्म का मूल्य है और स्वयं राज्य का मूल अर्थ है। यानी मनुष्य का धर्म सुख होता है और राज्य धर्म का मूल होता है और स्वयं राज्य का मूल जो है वो अर्थ है। तो अर्थ इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। जिस राज्य में अगर वित्त अर्थ की व्यवस्था ना हो तो उसकी सारी सेवाएं, प्रशासन, सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव है। अगला मूलभूत तत्व है दंड यानी सेना। कौटिल्य प्रजा के रक्षण और राज्य की सीमा सुरक्षा के लिए सेना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब कभी भी किसी भी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो खड़े रहने वाली पहला कदम होगा वो हमारी सेना की इन्फेंट्री के द्वारा ही उठाया जाता है। तो इसलिए सेना को बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा गया है। अलाइंसेस की बात आती है। मित्र को कौटिल्य राज्य का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए मित्र राज्यों का होना अति आवश्यक है, जो राज्यों की संकट के समय सहायता करते हैं। जब कोई पड़ोसी देश हमारे राज्य पर हमला करता है तो हमारे पड़ोसी मित्र इस तरह की स्थितियों में बहुत काम आते हैं। कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत राज्य की आज की परिभाषा से काफ़ी मेल खाता है, जिसमें क्षेत्र, व्यक्ति, सरकार और संप्रभुता की बात की गई थी। वहाँ कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत से कुछ हद तक मेल खाते हैं, जिसमें आपका व्यक्ति और क्षेत्र मिल रहा है। सरकार होती थी लेकिन संप्रभुता की बात उस समय नहीं कही गई थी, फिर भी दो ही यहाँ पर ज़्यादा मेल खाते हैं अच्छे से। कौटिल्य ने राज्य के अंगों के साथ साथ राज्य के कार्यों का भी उल्लेख किया है। जो कार्य कहे गए हैं कि जनता की रक्षा राज्य का मुख्य कर्तव्य होगा, राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी कार्य, सामाजिक कार्य और विदेशी कार्यों से जुड़े हुए कुछ कार्य होते हैं जो राज्यों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और राज्य को इनको प्राथमिकता करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य का राज्य अहस्तक्षेप राज्य न होकर के लोक कल्याणकारी राज्य है, जहाँ पर हर एक लोगों का जो है कल्याण छिपा होता है और लोगों के कल्याण की ही लिए नियम, कानून, प्रशासन बनाए जाते हैं। कौटिल्य राजा को कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की बात करता है और यह मंत्री परिषद कुछ मंत्रियों का निकाय होता है, जहाँ पर राजा ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है और यह मंत्रियाँ 3 या 4 तरह जो है केवल रहते हैं और उनकी जो नियुक्ति होती है वो योग्यता के आधार पर होती है। उन्हें 3 श्रेणी में मुख्यतः बांटा गया है, उत्तम, मध्यम और शूद्र, यानी 3 श्रेणी है, सबसे उच्च, मध्यम, उसके बाद सबसे निम्न। और यह हर एक मुद्दे पर राजा इन मंत्रियों से जो है सलाह मशवरा करता है और वहाँ पर एक सही और सटीक जो है सलाह देने का काम हमारी मंत्री परिषद करती थी। इनका काम था राजा को परामर्श देना, राजा के आदेशों को क्रियान्वित करना और ध्यान रखना कि काम सही से हो रहा है और लोक प्रशासन पर पर्यवेक्षण करना। तो ये काम थे उस समय। प्रधानमंत्री और उच्च पुरोहित एक बहुत बड़ा और एक उच्च पद होता था, जिसे राजगुरु के नाम से जाना जाता था। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, या 1 और 2 ही होते थे ज़्यादातर। इनको मिला करके राजा की आंतरिक बैठक बनती नहीं। जो बड़े बड़े मुद्दे होते थे, जहाँ पर कुछ बड़े लोगों को, क्रीमी लेयर वाले लोगों को बुलाया जाता था, उसमें कुछ राजगुरु लोग ही शामिल होते, जहाँ पर मेन मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। यद्यपि कौटिल्य सभी मंत्रियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के महत्व को स्वीकारते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे थे जहाँ पर केवल ऐसे लोगों को शामिल किया जाता था। और प्रधानमंत्री
सभी गतिविधियां जो हैं प्रधानमंत्री पर निर्भर करती थी, जैसे लोगों के कार्यों को प्राप्त करना, बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ियां, साम्राज्य की सुरक्षा, आपदाओं से जो है रक्षा, उपचार, उपाय, उपनिवेशीकरण, मुद्दा उन्नयन, सेना का रखरखाव और अन्य मुद्दे थे जो वो सब प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमा करते थे। प्रधानमंत्री के समान उच्च पुरोहित यानी राज्य गुरु भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। प्रधानमंत्री राजगुरु के बराबर ही होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के इक्वल ही राजगुरु आते थे। और यहाँ पर राजगुरु एक ऐसा सलाहकारी पद होता था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर राजगुरु से सलाह ली जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री को प्रशासनिक कार्यों में लिप्त किया गया था। और जो राजगुरु होते थे उनकी कुछ जो है गुण भी बताए गए हैं कि कौन कौन से योग्यताएं होनी चाहिए, जिनके चरित्र की तारीफ चारों ओर की जाती हो, जिन्हें 6 वेदों और 6 अंगों का ज्ञान हो, दैवी शक्ति या आकस्मिक शकुन अपशकुन का उनको समझने की क्षमता हो, विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो, आज्ञाकारी हो, आपदाओं को पहले से जान पाएं और रोक पाएं, वो चाहे मानवीय हो चाहे दैवी हो। ठीक है, तो राजा राजगुरु को ही नियुक्त करता था और राजा उसका अनुसरण उसी प्रकार करता था जैसे एक शिष्य अपने गुरु से करता है, सेवक अपने मालिक को करता है। तो ये एक राजा के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि जिसको वह खुद अपॉइंट कर रहा है उसकी सारी बातों को ऐसे मानेगा जैसे गुरु अपने शिष्य को चीज़ें सिखा रहा है। कौटिल्य ने केंद्रीय प्रशासन मशीनरी में राजा, उसके विश्वसनीय परामर्शदाताओं, विभागों के प्रमुखों को शामिल किया है। और इन प्रमुख अधिकारियों के नाम कुछ इस तरह से हैं: मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दैवारिक, अंतर्वेशिक, प्रशास्त्री, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिष्ठा, नायक, पौर, व्यवहारिक, कार्मांतिक, मंत्री परिषद, अध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, अटारिका। इस तरह के ऐसे कुछ विभागों को उन्होंने बनाया था जिनको वह इन पदों को पदाधिकारियों को सौंप देते थे और उन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। और कुछ ऐसे उपयुक्त पदाधिकारी मंत्रियों का कार्य राजा के कार्यों में सहायता देना था जो उसके लिए करते थे, उनको परामर्श देते थे मंत्रियों को, यानी मंत्रियों की हेल्प करने के लिए भी कुछ ऐसे पदों का निर्माण किया गया था। पुरोहित राजा पर धर्म नियंत्रण की स्थापना करता था। सेनापति सेना का प्रमुख नायक होता था। युवराज राजा के बाद राज्य संभालता था। दैवारिक का कार्य था राजमहल की रक्षा का दायित्व। राजा का प्रधान अंगरक्षक जो था वो अंतर्वेशिक कहलाता था। समाहर्ता वित्त विभाग का मुखिया होता था। सन्निधाता कार्य भंडार गृह देखता था और प्रतिष्ठा न्याय व्यवहारिक न्यायाधीश देखते थे। कार्मांतिक कारखानों और खदानों का निरीक्षण करते थे। ऐसे ढेर सारे पद हैं जिनकी योग्यताओं के बारे में भी बताया गया है। कुछ ऐसे पद हैं जो योग्यता के आधार पर भी शामिल किए जाएंगे, जैसे दुर्गपाल, अकराध्यक्ष, कोटा गाराध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, आयुधा भाराध्यक्ष, शुष्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पत्यध्यक्ष, नागरिकध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, गौध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष आदि ऐसे मुख्य बहुत ऐसे पद थे जिनको पद सोपानिक हायरार्किकल सिस्टम में वहाँ जो है लगाया गया था और वो सबको अपने अपने कार्य समझाए गए थे। वह अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से लायबल थे। वो अपने सीमा रेखा में रहकर अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से कंप्लीट करते थे। इनका हायरार्किकल जो सिस्टम था वो इस तरह से था: सबसे पहले महामात्रा आता था, उसके बाद फिर समाहर्ता यानी कलेक्टर जनरल, आयुक्त, मुख्य अधीक्षक, फिर सर्वाधिकरण, अधीक्षक, मुख्य अधिकारी, कणिका और लिपिक। ये सबसे निम्न स्तर पर पद होता था। विभागों का विभाजन जनता द्वारा चाही गई सेवाओं के आधार पर किया जाता था, सेवाओं के अनुसार किया जाता था। हालांकि कतिपय अपवाद भी कुछ रहते, जैसे वित्त विभाग, गृह विभाग तथा रक्षा विभाग ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, सब मतलब विभाग होते थे, इसलिए इनको खुद के पास ही रखा जाता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट के 3 अधिकारी होते थे: कलेक्टर और राजस्व जो कि संग्रहण करते थे,
और दूसरा था महाकोषाधिकारी या मंत्री का स्तर का अधिकारी होता था, और कोषागार के संबंध में ये कार्य करते थे, जिसमें कोषागार, गृह, व्यापार गृह, अन्नागार, जलगार, वनोत्पादन, शस्त्रागार, कार्यगार शामिल थे। और तीसरा होता था लेखा अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ अकाउंट्स, जो कि वित्त से जुड़ी हुई सारी चीज़ें देखता था वहाँ पर। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते थे। कलेक्टर जनरल और महाकोष अधिकारी स्वतंत्र अधिकारी थे। लेखा अधीक्षक महासंग्रहक कलेक्टर जनरल के अधीन होता था। लेखाओं का परीक्षण करना, महासंग्रह का कार्य करना। ऐसे लेखे प्राप्तियों और व्ययों के होते हुए भी संतुलन के अधिकरण 2 में जिला अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे लेखा अधीक्षक के संबंध बंद बुक्स यानी सील्ड बुक प्रस्तुत करें और वह उनकी जांच करें। कौटिल्य इस बात के लिए भी एग्री करते थे कि राजा को स्वयं इन प्राप्तियों को पर्सनली देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, और उसे चाहिए कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद हर एक विभाग के वास्तविक लेखाओं का विवरण भी सुने। और यहाँ पर इन अधीक्षकों तथा कोषागारों, अधीक्षक कारखानों, अधीक्षक टकसाल अधीक्षक, खनन अधीक्षक, समुद्री खानों के अधीक्षक, नमक अधीक्षक, स्वर्ण अधीक्षक, ऐसे बहुत से पद थे जिनका नियंत्रण भी वहाँ होता था। यानी हर एक लेवल पर हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तय था और वह उसके लिए उत्तरदायी था। वित्त विभाग के अलावा गृह विभाग भी अति महत्वपूर्ण विभाग था। अर्थशास्त्र के अनुसार गृह विभाग में प्रधानमंत्री, द्वारपाल, हरम अधीक्षक आदि सभी मंत्री स्तरीय शामिल थे। उस समय सीमा रेखाओं के लिए भी अधीक्षक का निर्माण पद किया गया था, जिसमें निम्न स्तर के अधिकारी तथा पासपोर्ट अधीक्षक एवं चारागाह अधीक्षक के अधिकारी भी बनाए गए थे, जिन्हें प्रतिवर्ष 1000 पर्ण का वेतन दिया जाता था। अब द्वारपाल तथा हरेम अधीक्षक राजा के व्यक्तिगत सुरक्षा, रक्षा तथा प्रसन्नता से जुड़े अधिकारी थे, यानी उनकी मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाता था। जो लोग देश छोड़ना चाहते थे अथवा देश में आना चाहते थे उनके लिए भी व्यवस्था थी। अधीक्षक यानी पासेस की व्यवस्था कर की गई थी। उनका परीक्षणों के बाद ही उनको आने और बाहर जाने दिया जाता था। वनों की सुरक्षा तक के प्रावधान थे, गायों की सुरक्षा तक के प्रावधान थे, सड़कों की मरम्मत करवाने के प्रावधान थे। अर्थशास्त्र के अनुसार सड़कों की मरम्मत कराना गृह विभाग का कार्य था और गुप्तचर विभाग भी थे। सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था थी कि हर एक बिंदु पर स्पेशली फोकस किया गया था। अर्थशास्त्र के अनुसार सेनापति संबंध रक्षा विभाग का अध्यक्ष होता था। राजदूतों का स्तर मंत्री के समान था, नहीं कि स्पष्टता अर्थशास्त्र में नहीं मिलती। इस तरह की कोई ऐसी बात मिलती नहीं है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कार्मिक प्रशासन यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका दिखाई है। कौटिल्य राज्य के कार्मिकों को 2 भागों में बांटते हैं, युक्त और उपयुक्त। युक्त वो लोग कहलाते थे जो अधीनस्थ होते थे, और उपयुक्त वो कहलाते थे जो उच्च स्तर पर बैठते थे। उपयुक्त कहा जाता था उनको। अर्थशास्त्र में निम्न कर्मचारियों के बजाय उच्च कर्मचारियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि उनके पास अधिक अधिकार होते थे और अधिक अधिकार अधिक उत्तरदायित्व लाते हैं। कौटिल्य कार्मिकों की भर्ती के लिए योग्यता के आधार पर सिद्धांत की पक्ष में थे। वो सुझाव देते थे कि नियुक्ति की प्रणाली पक्षपात रहित होनी चाहिए। उच्च स्तर के कर्मचारियों से कतिपय शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों की अपेक्षा भी की जाती थी, और यह परीक्षण हर स्तर पर होते थे। निचले स्तर पर भी होते थे, उच्च स्तर पर भी होते थे, और इन्हें योग्यताओं के आधार पर माना जाता था। और उनका ध्यान भ्रष्टाचार न हो इस पर भी रहता था। निम्न स्तर के कार्मिकों की शिक्षा का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है, लेकिन अर्थशास्त्र में कार्मिकों के लिए आचार संहिता का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अर्थशास्त्र में कार्मिकों के वेतन का वर्गीकरण दिया गया है। वर्गीकरण इसको हम देखें, सर्वोच्च जो श्रेणी पद के होते थे उन्हें 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था,
और इस श्रेणी में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज आदि आते थे। दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी 24,000 पण वार्षिक वेतन में उनको सैलरी मिलती थी, इसमें द्वारपाल, समाहर्ता, सन्निधाता आदि श्रेणी के पदाधिकारी थे। पौर, नायक, व्यवहारिक, कामर्तिक आदि अधिकारी जो होते थे 12,000 पण प्रतिवर्ष वेतन मिलता था। ये तृतीय श्रेणी के आते थे। चौथी श्रेणी के जो अधिकारी आते थे तो उन्हें 4,000 पण और 5वीं श्रेणी के कार्मिकों को 2,000 पण और 6ठी श्रेणी के कार्मिकों को 500 और 1,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा अधिकारियों के वेतन और सार्वजनिक कार्यों में लगता था। कुल मिलाकर इन पदों में संपूर्ण आय का लगभग 1/4 भाग पूरा का पूरा खर्च हो जाता था। अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन मिलता था और इनमें से एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता था प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनाध्यक्ष के लिए। लेखपालों और लिपिकों को 500 पण मिलते थे, मंत्रियों को 12,000 पण मिलते थे, शिल्पियों को 120 पण मिलते थे। एक लिपिक और उच्चतम अधिकारी का वेतन 1:96 का अनुपात बैठता था। इतना अंतर था, बहुत जमीन आसमान का अंतर था। मंत्री के वेतनमान में 1:100 का अनुपात होता था, यानी निम्न स्तर के वेतन से लेके उच्च स्तर के वेतन में अंतर जो था 1 और 100 का होता था। प्रशिक्षण के संबंध में अर्थशास्त्र में केवल सेना कार्मिकों के शिक्षण प्रशिक्षण की बात कही गई है। और उन्हीं का एकमात्र वर्णन मिलता है। पदोन्नति के संबंध में निश्चित समय का अभाव था, लेकिन हाँ, पदोन्नति को जो है देकर के प्रोत्साहित जरूर किया जाता था। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए कर्मचारियों का हस्तांतरण किया जाता था। कौटिल्य कर्मचारियों के अवकाश को लेकर के समर्थन में नहीं थे, लेकिन फिर भी आकस्मिक जो है छुट्टी ली जा सकती थी, वह इसके पक्ष में थे। कोई कार्मिक भ्रष्टाचार या जनता के दमन को दोषी न पाया जाए, इसलिए कौटिल्य के मत में कड़ा दंड भी शामिल था। कौटिल्य ने कर्मचारियों की पेंशन की व्यवस्था का भी समर्थन किया। और कौटिल्य मुख्यतः 2 प्रकार के स्थानीय प्रशासन की भी बात करते हैं, जिसमें प्रथम था पुर और अथवा नगर, दूसरी ग्रामीण इकाई होती थी। पुर अथवा नगर विभिन्न भागों पर स्थानिक नियंत्रण करते थे। स्थानीय के अधीन गोप थे और पुर का प्रधान अधिकारी नागरिक था, जो कि नगर के शांति व्यवस्था सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। वित्त प्रशासन रूपी इंजन जो होता है, वित्त जो है प्रशासन रूपी इंजन का ईंधन होता है, अतः कौटिल्य ने वित्त के ऊपर ज़्यादा वकालत की। कौटिल्य ने राज्य की आर्थिक नीति की विवेचना करते हुए राज्य में संचालित हो रहे उद्यमों को 3 श्रेणी में बांटा। आर्थिक नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिन उद्यमों पर राज्य का अस्तित्व निर्भर करता है, उनका संचालन आवश्यक रूप से राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। इन मूल उद्यमों पर राज्य का ही स्वामित्व होगा, ऐसा भी वर्णन किया गया था। इस प्रकार के उद्यम आज भी लोक उद्यम के समान हैं, जिन पर स्वामित्व और नियंत्रण राज्य का होता है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार स्थापित किए गए उद्यमों पर जनता अपनी पूंजी, श्रम और प्रबंधन लगा सकती है। ये प्राइवेट जो है उद्यमों की बात की गई। उनका प्रबंधन करे, संचालन करे, उनका दायित्व उनका स्वयं का होगा, जिनकी पूंजी उनमें विनियोजित होती है। तृतीय सिद्धांत के अनुसार उद्यमों पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन किया जाता है। अर्थशास्त्र में तीसरे और चौथे अधिकरण में न्याय प्रशासन व्यवस्था की बात की गई है, कानून व्यवस्था की बात की गई है। प्रशासन के विविध आयामों में विस्तार से चर्चा करें तो देखें कि अर्थशास्त्र में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी राजा को ही बताया गया, लेकिन उसके बाद भी राजा के स्रोत के रूप में राज्य की पहचान की गई है और अन्य और क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पर राजा अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग कर धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए राजा को।
और कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली की स्थापना पर भी काफ़ी जोर करते हैं और उन्होंने इस तरह से 2 न्यायालयों को बनाया, एक धर्मस्थयी और एक कंटक शोधन, जहाँ पर फौजदारी मामले देखे जाते थे और यहाँ पर आपके दीवानी मामले देखे जाते थे। प्रथम प्रकार के जो न्यायालय थे उसमें धर्मस्थयी उनको कहा जाता था और धर्मस्थयी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार समस्त दीवानी मामले केवल आते थे और कंटक शोधन में जैसा कि मैंने बताया सारे फौजदारी मामले आते थे। और न्यायाधीशों की शक्तियों का उल्लेख बहुत ही निपुणता के साथ किया गया है और कहा गया है उनके पास अपार शक्ति होती थी। न्यायाधीशों पर समुचित नियंत्रण प्रणाली का भी समर्थन किया गया है ताकि न्यायाधीशों को त्रुटियों से बचाया जा सके, यानी वो गलतियां ना करें। साथ साथ कौटिल्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी वकालत करते हैं। न्याय प्रक्रिया के विभिन्न अंग के रूप में कौटिल्य दंड व्यवस्था का भी विस्तृत विवेचन करते हैं। कौटिल्य ने राज्य द्वारा विदेशी संबंधों का संचालन, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था आदि विषयों पर भी काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। वर्तमान प्रयोजन में हमें इसकी विस्तार से जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उनका वर्णन है। अंतर राज्यीय संबंधों की विवेचना की गई है। 4 प्रकार के सतयुग नीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 4 उपाय, साम, दाम, दंड, भेद की बात की गई है और इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। साम से कौटिल्य का आशय होता है सम्मान, दान या दाम से होता है आशय से धन से, दंड होता है दंड से, और भेद में शंका पैदा करना यानी धोखा देने से जुड़ी हुई बातें होती हैं। ये सटी गुणों में संधि का आशय विरोधी पक्ष से करने से है। आसन का अर्थ युद्ध की प्रतीक्षा करने से है। विग्रह से आशय दुश्मन को पुकार करना, यान से आशय वास्तविक आक्रमण करना होता है। कौटिल्य विदेशी संबंधों के संचालन और आंतरिक स्थिति की जानकारी के लिए दूत तथा गुप्तचर व्यवस्था के भी महत्व को उजागर करते हैं। व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित कौटिल्य का मत है कि योग्यता आधारित भर्ती के बावजूद राज्य के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक स्थान पर लिखते हैं कि जिस प्रकार यदि जीभ पर शहद रख दिया जाए और व्यक्ति से कहा जाए कि वह उसका स्वाद नहीं ले रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता, यह असंभव सा है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कार्यों को संपादित करने वाले कार्मिक उस वित्त का थोड़ा सा स्वाद भी चख लेते हैं। ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार से बचने की भी उपाय बताए हैं और उसके लिए वह बहुत कठोर भी रहे। उन्होंने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछली हमें कभी पानी पीती हुई नहीं दिखती, तो ऐसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त जो व्यक्ति होते हैं उनका पता नहीं चलता है और इनसे बचने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। जैसे चोरी करना, उपायों का उल्लेख किया है। पक्षपात करना, रिश्वत लेना, निर्णय देना, रिश्वत लेकर कोई कार्य न करना, ऐसे कई जो है अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के 40 तरीकों या उपायों का उल्लेख करते हैं जो इनमें शामिल है। राजकीय धन से अधिक धन लेना, प्राप्त की गई राशि से कम धन का उल्लेख करना, करवंचन करना, राजकीय धन को राजकोष में जमा नहीं करवाना, ये सब ऐसे कारण थे, जी तरीके थे यहाँ पर वह भ्रष्टाचार कर सकते थे। और इस भ्रष्टाचार को केवल प्रशासनिक तंत्र में ही नहीं अति प्राचीन काल से प्रशासन में व्याप्त के रूप में देखा गया है। कौटिल्य राज्य कर्मचारियों से पूर्ण ईमानदारी से परिकल्पना का आग्रह करते हैं कि वह पूरी तरह ईमानदार रहें। अब इसमें कौटिल्य के विचारों का मूल्यांकन करें और प्रासंगिकता में उसको अगर देखें तो निसंदेह है प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने वाले योग्य कौटिल्य की विचारधारा है, जिसमें डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन अपनी पुस्तक में इंडियन पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम टू द गांधी में कौटिल्य की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। कौटिल्य ने पूर्ण क्षमता के साथ एक ही कार्य किया और वह अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना करने में पूरा समय दिया।
जो कि अरस्तु, मैकियावेली और बेंकन से भी अलग स्पष्ट करने का प्रयास किया उन्होंने, कि इन लोगों से भी अलग अपने आप को दिखाया। प्रासंगिकता में देखने की बात करें तो कौटिल्य द्वारा राज्य के जो 7 अंग दिए गए वो भी काफ़ी हद तक, बहुत हद तक आज के पर्सपेक्टिव में राज्य की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। और उस समय जो मंत्री परिषद थी वो भी राजा के कार्यों में सहायता देती थी, और आज भी वह देखा जा सकता है। मुख्य कार्यपालिका में मंत्री परिषद शामिल होती है। प्रादेशिक क्षेत्र की बात उस समय की गई, जो कि आज भी हमारे पास प्रादेशिक क्षेत्र की बात की गई है। उस समय दुर्ग की बात की, और आज भी हमारे पास एक दुर्ग यानी क्षेत्र होता है, बंधा हुआ क्षेत्र, जिसको छावनियाँ और अन्य सुरक्षा दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। राजकोष और सेना मित्र के लिए बात की गई। यहाँ आज के जिसमें हमारे वहाँ चीफ ब्यूरो और खुफिया एजेंसीज होती हैं। आज भी राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, और उस समय कौटिल्य के द्वारा भी राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी प्रकृति का बताया। विभिन्न विभागों का वर्णन किया और उनके नाम दिए। कार्मिक प्रशासन की बात की, कार्मिक प्रशासन में पर्याप्त ध्यान दिए जाने की बात की। स्थानीय प्रशासन की बात की। वित्त विभाग और व्यवस्था पर कैसे नियंत्रण रखा जाए उस पर बात की। और लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला सच्ची पद्धति पे बात की। न्याय प्रणाली पे बात की। दंड व्यवस्था पर बात की, और न्यायालय की टाइप्स बताए। धर्मस्थली और कंटक शोधन का उल्लेख आपको आज भी देखा जाएगा, और इसको आज भी फॉलो किया जाता है। दीवानी और फौजदारी मामले आपको उसी तरह बांटे गए हैं। कौटिल्य ने कुछ व प्रशासन के सभी पहलुओं को छुआ है जो कि आज के प्रशासन के रूप में ज़रूरी होने चाहिए। तो यह मोटा मोटा आपका कौटिल्य के बारे में दिया गया पूरा डिस्क्रिप्टिव में एनालिसिस था। अगर सारांश के रूप में देखें तो भारत के प्राचीन प्रशासनिक इतिहास में कौटिल्य एक बहुत बड़े महान चिंतक हैं। अर्थशास्त्र जो आपका ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लिखी गई को प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वाधिक वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 15 अधिकरण 150 अध्याय को शामिल किया गया है और 600 श्लोक है उसमें। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य तथा शासन के बहुत से आयामों की विस्तार से चर्चा की। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का पालन करते हैं। राज्य की स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख करते हैं। राजा के मत, आमत्य, जनपद, दुर्ग, राजकोष, सेना मित्र राज्य के 7 अंगों को बताते हैं। राजा को सर्वोच्च अधिकारी बताया है। राज्य के कार्यों की सहायता देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय प्रशासनिक मशीनरी की बात की गई है। मंत्री परिषद के साथ साथ प्रशासनिक विभागों और मुखियाओं की बात की गई है। कौटिल्य ने स्थानीय प्रशासन का जिक्र किया है। नगर शांति व्यवस्था को दायित्व बनाए रहने के लिए निम्न प्रकार के पदाधिकारियों का प्रयोग किया है, बताया है, उनका पद का निर्माण किया है। कौटिल्य राजकोष पर भी ध्यान देते हैं, न्यायालय व्यवस्था पर भी ध्यान देते हैं, और यहाँ पर त्रिवार्ता, अनविच्छिकी तथा दंड नीति का भी पालन करना बताते हैं। कौटिल्य की विचारधारा संभवतः प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक विचारधाराओं से अलग थी, लेकिन वह आज भी ध्यान देने योग्य है कि वह आज भी पूरी तरह से रिलेवेंस देखी जा सकती है। तो यह तो थी आपकी पूरी क्लास कौटिल्य के ऊपर, जो कि हम लोगों ने आज पढ़ी। कौटिल्य के बारे में कुछ जानने और समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। आशा करता हूँ क्लास आपको कुछ हद तक अच्छी लगी होगी, और अगर आपके फिर भी कुछ डाउट होते हैं कौटिल्य को लेकर के एज ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रमोट करिएगा। थैंक यू।